तो सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। तो बढ़िया चल रहा है सबका? ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं क्या, यूनिट नंबर 8 की आज शुरुआत करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने कितना किया, यूनिट नंबर 7 तक कर लिया। 1 से हमने शुरू किया था, 7 तक हमारा हो गया। पिछली क्लास के अंदर मतलब पिछले 3 लेक्चर्स जो हमने किए वो यूनिट नंबर 7 के किए थे। टॉपिक का नाम था इंडेमनिटी एंड गारंटी। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पढ़ा है वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपके ओल्ड सिलेबस के अंदर भी था। लेकिन आपका जब न्यू सिलेबस आया है तो न्यू सिलेबस के अंदर इंस्टीट्यूट ने आपके 3 चैप्टर जो है वो एड ऑन करे। चैप्टर नहीं, 3 यूनिट्स एड ऑन करे। उसमें से पहला यूनिट हमने जो किया नाम था इंडेमनिटी एंड गारंटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हमने वहां पर कितने सेक्शंस पढ़े थे? 124 से 147 तक हमने पढ़े। और मोस्ट ऑफ द सेक्शंस मैंने आपके टॉपिक के साथ इस बार लिखवाए हैं इस यूनिट के अंदर, आपको अगर याद है तो। यस सर। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे, टॉपिक का नाम है बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, अभी शुरुआती 20 मिनट आपके लिए, जो 15 से 20 मिनट है, ये थोड़े से क्रूशियल और अच्छे मिनट्स हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब तक ये चैप्टर, ये यूनिट चलेगा, आपके लिए 15-20 मिनट बहुत काम आएंगे, देखना। तो अभी आपको क्या चाहिए, अभी आपको बिल्कुल अलर्ट रहना और शांति पूर्वक पूरी की पूरी क्लास को सुनना है। टॉपिक का नाम है बेलमेंट एंड प्लेज। ये मैंने एक इससे पहले जो यूनिट करवाया है, यूनिट नंबर 7, उसमें इंस्टीट्यूट से मैं नहीं पढ़ा है, मैंने इंस्टीट्यूट की बुक से, मेरे दिमाग से उतर गया था एक्चुअली, जेन्युइनली बताऊं, क्योंकि वो फ्लो में निकला। 3 लेक्चर्स हमारे हुए। तो क्या करेंगे, रिवीजन के टाइम पे हम कभी इंस्टीट्यूट की बुक से उसको कर लेंगे। बट ये वाला आप लोगों की ड्यूटी है याद दिलाना, सर बुक पे चले जाओ, क्योंकि हम फ्लो में चले जाते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 8 है, यूनिट का नाम है बेलमेंट एंड प्लेज। अच्छे से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। तो टॉपिक का नाम एक तो कह रहा है सर क्या है, बेलमेंट, और एक का नाम क्या है, प्लेज। एक एक कर कोशिश करूंगा वर्ड से पूरा का पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि क्या होता है। बेटा बेलमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ, अभी नोट किसी को कुछ नहीं करना, नोट हम वही करेंगे बाद में। ट्रांसफर ऑफ कस्टडी ऑफ गुड्स। बेलमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कस्टडी ऑफ गुड्स। यहां ये वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, कस्टडी। कस्टडी को मैं लॉ की लैंग्वेज में ना एक वर्ड और बोलता हूं पोजीशन। क्या कहता हूं, पोजीशन ऑफ गुड्स। पोजीशन मतलब भी कस्टडी होता है। ठीक है, यहां पर पोजीशन के अलावा कुछ और चेंज नहीं होता। अब कुछ और का मतलब क्या है, देखो सुनो, ध्यान से सुनना। जनरली क्या होता है, अगर कोई सेल की ट्रांजैक्शन हो रही है तो सेल की ट्रांजैक्शन में एक सेलर है और एक बायर है। सेलर बायर को मान लो गुड्स दे रहा है, गुड्स मतलब सामान, तो बायर सामान के बदले में क्या दे रहा होगा, पैसे दे रहा होगा। दोनों पार्टी के बीच में, सेलर और बायर दोनों के बीच में जो है वो कुछ एक्सचेंज हो रहा है। सेलर और बायर दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कुछ एक्सचेंज हो रहा है। सेलर बायर को गुड्स दे रहा है और बायर सेलर को क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है। एक बात और, गुड्स के साथ में सेलर बायर को क्या देगा, ओनरशिप भी देगा। मतलब जब सेलर बायर को गुड्स की कस्टडी ट्रांसफर करता है तो उस समय मेन सेलर क्या करता है, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा होता है। ये चीज हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी पढ़ेंगे। मेन सेलर क्या ट्रांसफर कर रहा होता है, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा होता है। बट बेलमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता।
बेलमेंट में बस गुड्स की क्या ट्रांसफर होती है? कस्टडी। अब जरा ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, पूरा टॉपिक क्लियर करता हूं। हम लोग किस टॉपिक किस पॉइंट को समझ रहे हैं? बेलमेंट को समझ रहे हैं। भाई हुआ क्या, कोई एक बंदा है मिस्टर राकेश नाम का, राकेश के पास एक कार है। क्या है राकेश के पास? कार। दो एग्जांपल दूंगा। राकेश के पास एक कार है और राकेश को जाना है, मान लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहां जाना है? यूएस से जाना है। तो राकेश यार कह रहा है कार से तो यूएस से जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। जा सकते हैं कार से यूएस? जा तो सकते, लेकिन बड़ा आड़ा टेढ़ा है, कई सारी कंट्रीज में जाना पड़ेगा, अलग अलग देशों में जाके गुजरना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। अब ये कह रहा है यार कार से तो जा नहीं सकते, जाएंगे फ्लाइट से, लेकिन कार को कहां रखूं? तो राकेश क्या करता है, राकेश किसी पार्किंग में, कोई एमसीडी की पार्किंग में, बैठ जा बेटे अब आके। राकेश क्या करता है, किसी एमसीडी की पार्किंग में अपनी इस कार को खड़ी कर देता है कुछ 10 दिनों के लिए। तो बताओ राकेश ने इस पार्किंग में अपनी कार की सिर्फ कस्टडी दी या कार वाले को मतलब कार का मालिक भी बना दिया होगा? 10 दिन के लिए मालिक, फिर तू मुझे बना दियो, फिर मैं अगली बार भूटान जाऊंगा, फिर तेरे को बना दूंगा, है ऐसा तो नहीं किया होगा? तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई इसको बोलते हैं बेलमेंट। यहां एक बंदा है जिसने गुड्स की ट्रांसफर करी कस्टडी, जिसको मैं बोलूंगा बेलर। बेलर नहीं जिससे पिट कर आए हो, बेलर। और जिसको मैंने कस्टडी दी है उसको बोलूंगा क्या? और पूरी ट्रांजैक्शन को मैं बोलूंगा बेलमेंट। तो सर ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो नॉर्मली आम जिंदगी में होता ही है। अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी वहां से चोरी हो गई तो जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि पार्किंग वाला आपसे क्या ले रहा होगा? राकेश से चार्ज ले रहा होगा या नहीं? तो मेरे बच्चे, जहां पर ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो, पेमेंट इन्वॉल्व हो ना बेलमेंट में, उसको बोलते हैं नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। कौन सी? नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। ये मैंने आपको कंसिडरेशन के सबसे लास्ट पॉइंट में पढ़ाया था, अगर किसी को याद हो तो। बेलमेंट दो तरीकों की होती है, एक ग्रेचुअस होती है, एक नॉन ग्रेचुअस। मान लो यही राकेश बंदा अपनी कार अपने किसी दोस्त के घर पर पार्क कर देता तो भी तो ये बेलमेंट ही हुआ, क्योंकि कस्टडी ट्रांसफर की। राकेश बेलर और दोस्त क्या हो गया? बेली। लेकिन ट्रांजैक्शन होती है कौन सी? मतलब अगर उसका दोस्त पैसे नहीं लेगा तो इसको बोलते हैं ग्रेचुअस बेलमेंट। आया समझ में? बेलमेंट का मतलब आ गया समझ? तो बेलमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ कस्टडी ऑफ द गुड्स और पोजीशन ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन दैट इज बेलर टू अनदर पर्सन दैट इज बेली। सेफ कस्टडी में रखने के लिए कार क्यों रखी थी हमने पार्किंग में? हमने यहाँ क्यों खड़ी नहीं करी सामने? सेफ कस्टडी में रखने के लिए तो खड़ी करी थी। तो जब भी कोई पर्सन अपनी किसी एसेट्स को किसी दूसरे बंदे के पास सेफ कस्टडी में रखता है, सिर्फ कस्टडी में रखता है, तो सर इस ट्रांजैक्शन को बेलमेंट बोलते हैं। सही है? अब यही पास में जाओ ना, पीछे एक स्कूटी मैकेनिक है, स्कूटी वाला। अगर कोई पर्सन अपनी स्कूटी में सर्विस करानी होगी, तुम सब चलाते होगे कोई ना कोई स्कूटी मोटरसाइकिल, अगर आपको अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटी में सर्विस करानी है तो सर्विस कराने में अमूमन ज्यादा टाइम लगता है। अच्छे से अगर सर्विस हो तो 3 घंटे तक लग जाते हैं, 2-3 घंटे। अब उसको जनरली बंदे पे आजकल इतना टाइम नहीं है कि वो 2-3 घंटे वहां पर बैठा रहे, तो वो अपनी स्कूटी वहां जमा करा के आ जाए।
तो क्या उसी के नाम पेपर भी कर देता? 3 घंटे के लिए पेपर तेरे नाम नहीं ना, ये भी बेलमेंट का हिस्सा है। द ओनर ऑफ द स्कूटी is just transferring the custody of the scooty to serviceman। जो ट्रांसफर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? जिसको ट्रांसफर किया। एंड पूरी ट्रांजेक्शन ऑल वेल। ये हमारा। और हाँ, बेलमेंट 2 तरीकों की होती है, ग्रेचुअस बेलमेंट और एक नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। रिपीट कर रहा हूं, एक ग्रेचुअस बेलमेंट और एक नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। ग्रेचुअस बेलमेंट मतलब जहां पर पेमेंट नहीं की गई है, और नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट मतलब जहां पेमेंट की गई है। अच्छा, स्कूटी सर्विस पे दी होगी, उसने पैसे लिए होंगे या नहीं? ये नॉन ग्रेचुअस है। और मान लो मैंने अपने दोस्त को स्कूटी रखने के लिए दी, वो ग्रेचुअस है। क्यों नहीं ले पाएगा? मैंने दोस्त के घर पे गाड़ी रखी है, यमुना एक्सप्रेस वे में 250 की स्पीड में चला रहा है मेरी गाड़ी, और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, तो डैमेज नहीं लूंगा। मतलब आपको मैंने कोई काम दिया, मैंने अपना लैपटॉप रखने के लिए दिया 3 दिन के लिए, आप मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, तो आप मेरे से पैसे चार्ज नहीं करोगे, तो इसका मतलब लैपटॉप से कैच कैच खेलो पार्क में। आ जाओ, वो एक गेम आता है ना ऐसे वाला, वो मेरे लैपटॉप से खेल लो। और ये तो पकड़ेगा ही नहीं लैपटॉप, उसके बाद आएगा ऐसे करेगा, अच्छा आ गया। बहुत बोलता था साला, ये तो अपना गुस्सा उतारेगा मेरे को पूरा, है ना? समझ गए बात को? तो भाई ऐसे नहीं करता। अगर नॉन ग्रेचुअस है, ग्रेचुअस है, दोनों केस में लीगल एक्शन ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? डैमेज आ गया समझ? तो करें, स्टार्ट करें चैप्टर की शुरुआत यूनिट की। तो नहीं चला, पीछे बैठ जाओ, चला लो। अरे मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है भाई, एसी चलवा लो ना। एसी चल चालू है? अभी चला था पहले कभी? तो फिर कैसे चला? पहले बटन को उसको ऑन करना, मैम से पूछना एसी चालू है? हाँ कर दो, हाँ इसको ऊपर कर दो। और ये गेट बंद होता है, हो गया चालू। अब कोई ये मत बोला सर कम कर दो, अभी पहली बार है, चल रहा है, थोड़ा वो होगा। चलो करें स्टार्ट। तो सबके सब आ जाओ। सबसे पहले लिखो यूनिट नंबर 8, बेलमेंट एंड प्लेज। तुम लोग बातें बहुत करते हो। यूनिट नंबर 8, बेलमेंट एंड प्लेज। तो पहले ना 2 पार्ट में करेंगे, पहले बेलमेंट कराता हूं, फिर प्लेज का मतलब बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ किसका मतलब बताया? बेलमेंट। तो लिखो पार्ट ए। पार्ट ए, बेलमेंट। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1,
मीनिंग ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट का मीनिंग। सेक्शन नंबर 148। तो बेलमेंट का मैंने आपको मीनिंग बताया है। मैंने क्या बताया बेलमेंट का मतलब? बेलमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ व्हाट? कस्टडी ऑफ गुड्स। बेलमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ कस्टडी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन दैट इज बेलर टू अनदर पर्सन दैट इज बेली। ऑलराइट, सेफ कस्टडी के लिए हम लोग जो है वो गुड्स ट्रांसफर करते हैं। तो लिखो मीनिंग में, बेलमेंट मींस change in possession of goods for specific purpose। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम करते हैं। लाइक सेफ कीपिंग ऑफ गुड्स, या लेटिंग ऑफ गुड्स और हायरिंग ऑफ गुड्स। बताओ लेटिंग और हायरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अपनी कार किसी को किराए पे दी तो मालिक बन जाता है वो, ये भी तो बेलमेंट ही हुआ ना। और जिसने किराए पे ली उसके लिए भी बेलमेंट हुआ, वो बेली है, मैं क्या हूं। या कभी देखा होगा तुमने, कार के जो छोटे छोटे शोरूम होते हैं उनके शोरूम पे गाड़ियां खड़ी होती है पुरानी, उसके ऊपर लिखा होता फॉर सेल। वो असल में उनकी गाड़ी होती नहीं है, वो होती है किसी की गाड़ी, वो वहां रख देता है क्योंकि तू डीलर है तो भाई एक काम कर, तू इस गाड़ी को रख ले। मिस्त्रियों के पास भी जो स्कूटी बाइक के मैकेनिक होते हैं ना, इनके पास 2-3 गाड़ियां खड़ी रहती है हमेशा। वहां कोई रख कर जाता है कि तुझे अच्छा कस्टमर मिल जाए तो बेच दियो, यानी कि रीसेल करने के लिए उसने वो गुड्स की कस्टडी ट्रांसफर की। तो लिखो आगे, रीसेल ऑफ द गुड्स। ठीक है, एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं। ए डिलीवर्ड हिज कार टू बी फॉर रिपेयर। ए ने अपनी गाड़ी बी को दी रिपेयर के लिए। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। दिस इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। तो भाई बेलमेंट के अंदर पार्टी होती है 2। कितनी पार्टी होती है? 2। एक को मैं बोलूंगा बेलर और एक को क्या बोलूंगा? समझ में आ रहा है ना सबके? बेलर मीन्स द पर्सन who delivered the goods is known as bailor। तो जो ऊपर वाले केस में कार किसने डिलीवर्ड करी? ए ने किसको? ए कौन है? बी कौन है? ठीक है, तो हियर A is bailor and bailee means the person to whom the goods is delivered। The person
whom goods are delivered for specific purpose, that is safe custody of goods. ठीक है, ऑल वेल है भाई। तो पहला कंसेप्ट मैंने बता दिया, मीनिंग ऑफ बेलमेंट। कोई ऐसा है जिसको दिक्कत है सेक्शन 148 में? कोई दिक्कत नहीं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। बेलमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स। पोजीशन मींस कस्टडी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन, दैट इज बेलर, टू अनदर पर्सन, दैट इज बेली, फॉर सेफ कीपिंग और फॉर स्पेशल पर्पस लाइक सेफ कीपिंग ऑफ गुड्स और फॉर रीसेल ऑफ गुड्स। यानी कि किसी पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम किसी और को गुड्स जो है वो दे देते हैं, इसको हम कहते हैं क्या? बेलमेंट। आगे समझ। फिर इसके अंदर अब जो कंसेप्ट आ रहा है वो कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। कंसेप्ट का नाम है भाई बेलमेंट के एसेंशियल्स क्या होते हैं या बेलमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। क्या कंसेप्ट है? बेलमेंट के एसेंशियल्स और बेलमेंट के क्या फीचर्स। एक काम कर रहे हैं, पहले मैं ओरली वर्बली ये पूरा का पूरा बताता हूं और फिर हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे। सबसे पहली बात, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड बताओ क्या? कंडक्ट का एग्जांपल दो। दूसरे घर में गाड़ी पार्क कर दी। दूसरे के घर में क्यों कर दी भाई? दूसरे घर में गाड़ी पार्क कर दी तो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं तेरे घर पे गाड़ी पार्क करके जा रहा हूं। हमारे उसके बाप का राज चल रहा है, हमारे पुली क्या है? पार्किंग में गाड़ी खड़ी करोगे बिना पूछे? पार्किंग बन जाती ना, बड़ी रहती, कोई भी आओ खड़ी करो और चली जाओ। सुनो पहले, तुम्हें कोई खोया हुआ सामान मिल गया तो तुम फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हो गए, तुम बेली बन गए ऑटोमेटिकली। मतलब दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर, है या नहीं? तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है जिसका गुड्स खोया है उसके और आपके बीच में। क्या उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया आपके साथ? नहीं। तो आज ही कॉन्ट्रैक्ट याद है, उसके अंदर ही बताया था मैंने। यानी कि अगर आपको कोई खोया हुआ गुड्स मिल गया तो आपका और जिसका गुड्स है दोनों के बीच एक एग्रीमेंट बन गया और ये एग्रीमेंट इम्प्लाइड एग्रीमेंट है। मतलब यहाँ पर एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको खोया हुआ सामान मिला, मान लो मेरा ये बैग है, आपकी क्लास में किसी बच्चे को मिल गया, क्या मैंने उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया? तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे इंसानियत के नाते बैग दे दो। मुझे लगता नहीं है कि दोगे। ठीक है, तो एक्सप्रेस तो आप लोग जानते ही। अब सुनो अगला एसेंशियल। पहला एसेंशियल समझ में आ गया। पहला एलिमेंट ये है कि बेलमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और बेलमेंट इम्प्लाइड भी हो सकता है। दूसरा एसेंशियल क्या कहता है? सर बेलमेंट सिर्फ और सिर्फ गुड्स का हो सकता है, क्या सर्विसेज का बेलमेंट हो सकता है? मैं अपनी कोई सर्विस तुम्हारे पास रख सकता हूं थोड़ी देर के लिए? मैंने थोड़ा सा लॉ इसके अंदर से निकाला फाउंडेशन का, मैं कहा बेटे रखिए प्रतिभा, अभी आया हो सकता है ऐसा? तो बेलमेंट सिर्फ गुड्स का हो सकता है और गुड्स होता है हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी? यानी कि मैं कोई बिल्डिंग किसी को ट्रांसफर कस्टडी नहीं, बिल्डिंग की कस्टडी कर सकता हूँ, हनुमान हूं, बिल्डिंग उठाई, ले भाई रखिए थोड़ी देर के लिए, नींद आ रही है, इसमें जगह नहीं, वहां से होगा। ऐसा होता है? बिल्डिंग को कभी मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ उठा के, यानी कि गुड्स का ही बेलमेंट हो सकता है। ऑल वेल, सही है?
और गुड्स हमेशा क्या होंगे, मूवेबल गुड्स। ये सारे हमने क्या पढ़े, एसेंशियल्स के। अब इसमें मैं एक दो चीजें और बताऊंगा, डिलीवरी कैसे करनी है। मतलब मैं जब किसी को ट्रांसफर करूंगा गुड्स की कस्टडी एज बेलर, तो मैं वो कस्टडी ट्रांसफर कितने तरीकों से कर सकता हूं। 3 तरीकों की डिलीवरी आप लोगों ने शायद सुनी होगी, ठीक है। तो मैं ये सारी तरीके बताऊंगा। स्टार्ट कर रहा हूं, पहले हेडिंग बनाओ, कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट 2 कहता है फीचर्स ऑब्लिक एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट। सबसे पहली बात, बेलमेंट क्या होगा, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो लिखो, इट मींस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट may be either express तो आप लोग जानते ही हो, ओरल और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड के ब्रैकेट में लिख लो फाइंडर ऑफ डन है भाई। दूसरा पॉइंट ये कहता है भाई गुड्स का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेलमेंट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पे होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेलमेंट नहीं हो सकता। बेलमेंट कैन बी मेड ओनली फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी। अब गुड्स की डिलीवरी, ठीक है, ये सेक्शन 149 है। मेरे प्यारे ध्यान से सुनना, बेलमेंट में कोई पर्सन जो कि बेलर होगा वो गुड्स की डिलीवरी वॉलंटरी ट्रांसफर करेगा। कैसे करेगा? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ पोजीशन 3 तरीकों से हो सकती है, तीनों तरीके एक्सप्लेन करूंगा। पहले मतलब लिखो डिलीवरी में इट मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ custody of goods for delivery may be either बस नाम लिख लो, मैं तीनों के मतलब बताया। तो एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, सब ध्यान से सुनना। डिलीवरी आपकी एक्चुअल हो सकती है, सिंबॉलिक हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। किसी ने समझा है, पहले सुना है इसके बारे में? देखो जी, ये टॉपिक पूरा का पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के यूनिट नंबर 1 में दोबारा से आएगा।
लेकिन अब यहाँ पर आया तो मेरी ड्यूटी है मैं आपको ये बताऊं। एक्चुअल डिलीवरी बहुत सिंपल होती है। जैसे मैंने स्कूटी जो है वो ट्रांसफर करी, सॉरी मैंने कोई कंप्यूटर लैपटॉप ट्रांसफर किया, तो मैंने लैपटॉप उठाया और वो बेली को दे दिया, सही है। ये क्या है? एक्चुअल डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी में जैसे मैं पार्किंग में गाड़ी लगा के आया और गेट पे रिसेप्शन जो भी उसका ऑफिस होता है उसमें सिर्फ अपनी क्या देके आया? चाबी देकर आया। तो चाबी इज द सिंबल कि मैं उसको क्या दे रहा हूँ? गाड़ी। जैसे आप किसी मेले में जाओ, आपको नूडल्स खाने हो, तो काउंटर पे जाके पैसे दे दो तो आपको क्या देता है? नूडल्स तो नहीं देता, वो आपको देता है टोकन। तो टोकन इज अ सिंबल दैट कि अगले काउंटर पे जा, टोकन दे, नूडल मिल जाएगा। दो डिलीवरी तो बहुत आसान। एक्चुअल में सामान दे दिया, सिंबॉलिक में सामान का सिंबल दिया। जैसे कार देनी है तो कार की चाबी दे दो, एक ही बात। तीसरी डिलीवरी मेरी आती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसको थोड़ा समझना। यूनिट नंबर 1 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दोबारा से लंबा एक्सप्लेन करूंगा, यहां थोड़ा सा कर रहा हूं। कंस्ट्रक्टिव, देखो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? जो यहां पर हो रहा है बदलाव, चेंजेस करना। हुआ ऐसा कि किसी गोडाउन के अंदर, किसके अंदर? गोडाउन के अंदर, मान लो मेरे गोडाउन के अंदर सामान रखा हुआ है मिस्टर बी का। तो मैंने अपने गोडाउन में, मेरे रजिस्टर में सामान की जो एंट्री है वो किसके नाम से की होगी? मिस्टर बी के नाम से। बी ने अपना वो सामान सी को बेच दिया, तो सी ने पेमेंट कर दी। तो यहाँ बेचा नहीं है, यहाँ बेलमेंट किया है, मेरी गलती से सेल्स आ गया था। बी ने वो सामान सी को सौंप दिया, भाई तू उसकी टेक केयर कर लियो थोड़े दिन के लिए। एक बात बताओ, सामान तो अपनी उसी जगह पर पड़ा हुआ है मेरे ही गोडाउन में। पहले वो बी का था और बी ने वो किसको दे दिया? उसकी कस्टडी एक तरीके से किसको दे दी? सी को दे दी। तो मेरे रजिस्टर में पहले नाम किसका लिखा था? बी। उसको कंस्ट्रक्ट करके क्या कर दूंगा? इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जहां एक्नॉलेजमेंट होती है। आगे समझ? और डिटेल में हम लोग इसको यूनिट 1 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पूरा डिटेल में विद एग्जांपल वगैरह समझाऊंगा। ऑल वेल, डिलीवरी समझ में आ गई? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब जहां एक्चुअली में पोजीशन चेंज नहीं होती गुड्स की, गुड्स की पोजीशन चेंज नहीं होती, और गुड्स पहले किसी और के नाम पे होता है, अब वो गुड्स को थोड़ी देर के लिए किसी और के नाम पे डाल रहे हैं, टाइटल चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि बेलमेंट है, टाइटल चेंज नहीं होगा। जैसे मेरी छत पे जनरेटर है, तो मैं वो जनरेटर उसी जगह पर रखा हुआ है, वो कस्टडी जनरेटर की मैं देके जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर वाले को, मैं बोल रहा भाई मैं गाँव जा रहा हूँ यार देख लियो जरा। तो जनरेटर कहाँ है? अपनी जगह पर ही फिट है, और इमूवेबल नहीं है जनरेटर, जनरेटर मूवेबल एसेट्स है। यहां पर डिलीवरी हुई है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आया समझ? ऑल वेल है जी? चलो, तो डिलीवरी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ नोट मैं यहां पर लिखवाऊंगा, और नोट्स आपको लिखने हैं सारे के सारे। लिखो नोट। For bailment, the custody of goods must be absolutely delivered to the bailey. So in these cases there is no
बेलमेंट। तो इन केसेस में बेलमेंट नहीं माना जाएगा। नंबर 1। अच्छा, गाड़ी पार्क कर दी पार्किंग में, चाबी खुद ले गए, बेलमेंट है? नहीं। ठीक है, लिखो पार्किंग ऑफ कार इन पार्किंग लॉट एंड ओनर keeps the key with himself। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, बैंक के लॉकर की चाबी किसके पास होती है? हमारे पास। तो क्या बैंक के लॉकर में मैंने अपनी ज्वेलरी रखी है, वो बेलमेंट है? आपको पता है बेलमेंट वो नहीं है। बोलना, मेरे यहाँ तक आवाज ही नहीं आ रही। तो नॉन ग्रेचुअस में क्या लाइबिलिटी नहीं आती? बेलमेंट चार्ज कर रहे हैं ना बैंक वाले, तो पार्किंग वाला भी तो चार्ज कर रहा है। नॉन ग्रेचुअस में भी केस कर सकते हैं, ग्रेचुअस में भी कर सकते हैं। हम तो बात ये कर रहे हैं कि बेलमेंट है या नहीं है। अच्छा, बेली लाइबल कब होगा? एक बार बताओ, लॉकर रूम में किसी का लॉकर है तो गया लॉकर में कभी? आप लॉकर में जाते हो, कौन जाता है आपके साथ? मैनेजर भी जाता है बैंक का। जब तुम खोलते हो तो वहीं खड़ा रहता है, देखता है क्या क्या तो बाहर चला जाता है ना। अब तुम उसका क्या कर रहे हो उसको क्या पता? बाद में आके तुम भाई मैं लुट गई पूरा बता दियो उसको क्या हुआ है। ठीक है, तो तुम बाहर जाके बोलो कि मेरे तो पैसे चोरी हो गए, ये हो गए, वो हो गए। बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, चाबी तेरे पास है, तू ही आया होगा। ऐसे पार्किंग वाले की भी जिम्मेदारी नहीं, पार्किंग में तूने गाड़ी खड़ी नहीं करी, कल को तूने अपनी चाबी किसी दोस्त को दे दी, बोला कि पीछे वाले दीवार से पूछ के गाड़ी निकाली, और आग बाके जाके तू पार्किंग वाले का जीना आराम कर रहा है। चाबी देके जाना भाई। ठीक है, समझ गए? बी पॉइंट लिखो, कीपिंग ornaments in the locker of bank because the key of locker is kept with owner of ornaments, that is customer। समझ गए भाई? अब एक बार बताओ, बेलमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? ग्रेचुअस और ये तो मैंने आपको बता दिया। ग्रेचुअस बेलमेंट मतलब जहां पर सामने वाले ने मेरे से कुछ चार्ज नहीं करे, और नॉन ग्रेचुअस मतलब वो मेरे से कस्टडी रखने के चार्ज कर रहे हैं। डन? तो हेडिंग बनाओ, कंसेप्ट नंबर 3। टाइप्स ऑफ बेलमेंट। टाइप्स ऑफ बेलमेंट। एक होता है हमारा ग्रेचुअल बेलमेंट, और एक होता है हमारा
नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। एक होता है मेरा ग्रेचुअस और एक क्या होता है? तो ग्रेचुअस के अंदर क्या है? बेलमेंट इज क्रिएटेड विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोटू deposits his books to his friend। कौन है इसके दोस्त का नाम? पतलू। देखा है इनका नाटक आता है, ये समोसे खाता रहता है विदाउट एनी चार्ज। ठीक है, और दूसरी तरफ है हमारा नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। तो ये क्या होता है? बेलमेंट क्रिएटेड विदाउट कंसिडरेशन। बिना कंसिडरेशन के बेलमेंट क्रिएट करा। सॉरी विद कंसिडरेशन। ठीक है जी, मैं डर गया था पता। आ जाओ, एग्जाम्पल है राम लेट आउट हिज हॉर्स टू राउंड फॉर हॉर्स राइडिंग। ठीक है, रुपीज 500 फॉर 7 days। कहता भाई 500 रुपए लेंगे पर डे का। पर डे भी लिख लो इसमें, भूलिए लिखो। ठीक है, पीडी। ओके मेरे भाई, क्या है? तो कैसा हुआ अभी तक का? ओके, लॉ ठीक लगती है तुम्हें? ओके है, समझ लेते हो? मतलब यहाँ कंडीशन अप्लाई करेगी, सर लिखा नहीं जाता, ये कहना चाह रहे हो? ठीक है, राइटिंग के लिए भी काम करेंगे इस पे। आप लोग पढ़ते जाओ इसको ना, मल्टीपल। पहले अपने खून के अंदर ये वर्ड डाल लो, सारे टॉपिक सारे के सारे आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। देखो, लॉ को पढ़ने का तरीका सिंपल है। पहले अगर आप सिर्फ टॉपिक को रटोगे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। टॉपिक को समझना है एंड देन उसको क्या करना है? रटना है, लर्न करना है। रटना इज इंपॉर्टेंट, लेकिन समझ कर। तो 3 इडियट्स का वो मत बन जाना, वो चतुर रामलिंगम रट मारा, मैं याद कर लेंगे। उसने क्या याद किया तो तुम्हें देख। तो वो सब याद मत करना, पहले क्या करना? समझना है। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसकी बाल की खाल नहीं निकालते हम क्लास में। अंत तक, बिल्कुल अंत लेवल तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, तभी जाकर हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा काम, उसको मेमोराइज कर लो। मेमोराइज एक बार में कभी नहीं होता सर। यू आर नॉट डूइंग अकाउंट्स क्वेश्चन और मैथमेटिकल क्वेश्चन की लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाए। अब यह मेमोराइज करोगे तो मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और मल्टीपल टाइम अगर आप रिवाइज करते हैं, एक मैंने वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, कल नहीं कल से पहले भी डाली थी। एक उसमें मैंने कहा था कुछ आपके ना नोट्स बना लो कुछ 100 पेज के अंदर। ठीक है, कुछ 100 पेज के एक मैंने वीडियो डाली थी, देखना। 100 पेज के नोट्स बनाओ अपने खुद के हाथों से। देखो पता है क्या होता है?
जो शॉर्ट नोट होते हैं ना, वो खुद के हाथों के ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। हर बच्चा अपने तरीके से अपने टॉपिक को लिखता है। बने बनाए में सामने वाले पर्सन ने, जिसने बनाए हैं, उसने अपना दिमाग लगाया। अब टीचर जैसे हम लोग हैं, हम बनाते हैं, हम कहीं ना कहीं फिर भी शॉर्ट नोट में बच्चे को एक्सपेक्टेड कुछ और होता है बस। और जैसे ही मेमोराइज हो गया, अब आपकी बारी राइटिंग प्रैक्टिस की। थोड़ा सा मेमोराइज करो, क्वेश्चन लिखना चालू करो, फिर देखो। भाई लॉ में नंबर बहुत नहीं आते का मतलब 100 में से 98, 97 नहीं आते, लेकिन लॉ को पास करना बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है इसको पास करना। आप 60 नंबर 65 नंबर आराम से ला सकते हो लॉ के अंदर, लेकिन सर उसके लिए काम करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है और कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। कंफर्ट जोन में रहोगे कुछ नहीं मिलने वाला, और हम लोग कंफर्ट जोन के पीछे बहुत भागते है ना। तो कंफर्ट जोन से दूर हो जाओ और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। लॉ आपकी बहुत अच्छे से हो। क्लास में तो आपको मजा आता है पढ़ने में, बट लॉ सब्जेक्ट ही ऐसा है, या आप राइटिंग करते हुए थोड़ा सा आपको परेशान करना है, तो आपको परेशान नहीं होना भाई। 10-15 मिनट में निकल रहा हूँ, कितने बजे निकलेगी भाई? आओ, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी क्लास, कर लो, ठीक है जी। ठीक है, चलो अब एक काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट के ऊपर चल रहे हैं, आईसीआई के मॉड्यूल पर। चलो जी, चैप्टर है हमारा बेलमेंट और प्लेज। तो बेलमेंट एक अलग टॉपिक है और प्लेज मेरा एक अलग टॉपिक है, और एंड में एक टॉपिक पढ़ेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अभी मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया क्या, अभी मेन बेलमेंट मेरा स्टार्ट ही नहीं हुआ। 4 टॉपिक है, देखो, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेली। मतलब जिसने गुड्स दिए हैं उसके कुछ राइट्स भी हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, और बेली के भी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज है। ड्यूटी क्या है, वो प्रोटेक्ट करके रखेगा गुड्स को। राइट क्या है, कुछ खर्चा करा है गुड्स पे तो रिकवर करेगा। ऐसे कई सारे राइट्स हैं, कई सारी ड्यूटीज हैं। एक फाइंडर ऑफ गुड्स होता है और एक जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन होता है। विद एग्जांपल समझाऊंगा मजेदार तरीके से। तो ये हमें टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं, और फ्लैज के बारे में अभी नहीं बता रहा। तो बेलमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज बेलमेंट? तो कह रहा है द वर्ड बेलमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेलियर, which means to deliver. Bailment etymologically means, आपको पूरा ऐसे logically means handing over or change of the, यही बताया ना, हैंड ओवर करना किसी को, कुछ पोजीशन चेंज कर देना। As per section 148 of that, इसी में बताइए ना मीनिंग। Bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose, specific purpose, upon a contract that the goods shall, when the purpose is khatam, accomplished, be returned or otherwise disposed of. Purpose पूरा हो गया, goods वापस। अब मैं यूएस से वापस आ गया, तो मैं गाड़ी लूं या नहीं लूं? लूंगा ना भाई, हो गया पर्पस मेरा। तो बेलमेंट में 2 पार्टी होती है, एक मेरा बेलर होता है, एक बेली। द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड एंड द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड। तो कुछ एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल 1, वेयर एक्स डिलीवर इज कार फॉर रिपेयर टू, एक्स कौन हो गया, वाई कौन हो गया। एक्स डिलीवर अ पीस ऑफ क्लॉथ टू वाई, हम टेलर को कपड़ा देते हैं ना, to be stitched into a suit, it is a contract for bailment. Goods given to a friend for his own use without any charge, gratuitous bailment. An ex deliver goods to Blue Dart for carriage, courier देते, वो भी तो bailment हुआ, non gratuitous।
the person who is transferring the goods is called baler. Then the person to whom the goods is transferred, for example Blue Dart एक courier company है, ये बेली हो गई। डन भाई। तो बेलमेंट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स अभी पढ़ाए थे। ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आर नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेलमेंट इज बेस्ड अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट and the contract may be no consideration is necessary to create a valid contract of bailment। बोला ना ग्रेचुअस बेलमेंट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन। अभी टाइप्स के अंदर पढ़ा है। अब ऐसा नहीं है ग्रेचुअस बेलमेंट है तो तू कुछ भी कर लेगा। ग्रेचुअस बेलमेंट होगी तो भी तू उतना ही जिम्मेदार है जितना नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट के अंदर है। डन। फिर ये कहता है डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो it involves the delivery of goods from one person to for some purpose। Bailment is only for movable goods and never for of money or money। The delivery of the possession of the following kinds: actual, constructive delivery, और इसी में आपका symbolic भी है। ठीक है। When goods are physically hand over to bailee, actual और constructive मतलब ठीक है। डिलीवरी ऑफ द की ऑफ द कार टू वर्कशॉप डीलर फॉर रिपेयर ऑफ द कार, इसी को कहते हैं। डन। पर्पस, हमने गुड्स क्यों दिया है? किसी पर्पस के लिए दिया होना चाहिए। रिपेयर के लिए, पार्किंग में खड़ी करने के लिए, कोई पर्पस है। द गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस, द पर्पस में बी एक्सप्रेस और कस्टडी ट्रांसफर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना कस्टडी दिए बेलमेंट पूरा पॉसिबल। इन बेलमेंट पोजीशन ऑफ गुड चेंजेस ऑफ पोजीशन कैन हैपन बाय फिजिकल डिलीवरी और बाय एनी एक्शन व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द, मतलब फिजिकली या किसी भी एक्शन से गुड्स बेली के पास जा रहा है। द चेंज ऑफ पोजीशन डज नॉट लीड टू चेंज ऑफ ओनरशिप। बताएगा आज की क्लास की शुरुआत में बताया भाई साहब ओनरशिप नहीं बदल रही है। बेलर आज भी मालिक है और पहले भी मालिक था और कल भी मालिक रहेगा। इन बेलमेंट बेलर कंटिन्यू टू बी द ओनर ऑफ द गुड्स। वेयर अ पर्सन इज इन कस्टडी विदाउट पोजीशन इट डज नॉट बिकम ए, बिना पोजीशन आप बेली नहीं बन सकते। For example, servant of a master who is in custody of goods of the master does not become a servant। के पास मास्टर का गुड्स होता है, कस्टडी उसी के पास होती है ना सर्वेंट, तो क्या वो बेली हो गया? वह बेली नहीं है, क्योंकि बेलमेंट की कंडीशन सारी पर्पस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। सिमिलरली डिपॉजिटिंग ऑर्नामेंट्स, ये तो मैंने बता दिया था। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है क्या है? रिटर्न ऑफ द गुड्स। अगर दिया है तो लूंगा भी, मालिक थोड़ी बनाया तेरे को, तू गुड्स वापस भी देगा मुझे। तो बेली इज ऑब्लाइज्ड टू रिटर्न द गुड्स, और ये बेली की ड्यूटी भी है। ड्यूटी में पढ़ाऊंगा, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स फिजिकली टू द बेलर। द गुड्स शुड बी रिटर्न इन द सेम फॉर्म, जैसे दिया वैसे ही देना। चला तुझे घोड़ा दिया 4 टांग में, तूने 2 टांग खा ली, 2 टांग वापस करा, राक्षस। ठीक है। टाइप्स ऑफ बेलमेंट। अच्छा एक बात बताओ, मनी डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, बेलमेंट है क्या? मनी पे गुड्स होता है? मनी तो गुड्स होता ही नहीं। अब बेलमेंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट बेलमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो एक काम करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट और ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड तो बता दिया, ग्रेचुअस और ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट देख लो। फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, जैसे बेलर की ही कोई कई बेनिफिट हो रहा है। जैसे मैं नेबर को, अपने पड़ोसी को कोई सामान देकर चला गया 10 दिन के लिए, किसका फायदा? बेलर का। बेली तो सारा दिमाग खराब हो गया बेली का। मेरा कुत्ता है, मैं अपना पड़ोसी के घर में रख के चला गया 10 दिन के लिए, कुत्ते ने उसका करियर खराब कर दिया। सुबह सुबह 3 बजे गाल चाटने लग जाता बाथरूम लेके चल, वो अभी 2:30 बजे सो रही है, ऑफिस से आएगा है। तो इसमें फायदा सिर्फ बेलर का। कभी कभी बेनिफिट होता है बेली का, जैसे किसी दोस्त को मोटरसाइकिल दे दी,
भाई रख लियो, आ रहा हूँ 10 दिन में। अब वो उड़ाएगा भाई दिल्ली में। टाटा, क्या हाल है प्रियंका? सही है तू? अगला प्रियंका देख रही है तू नाले में। तो यहाँ तो बेली का फायदा हुआ। होता है तो बंदा खुश हो जाता है। मैं कभी पहले कहीं जाता, मैं जो कहीं जाता था, मैं अपने छोटे भाई को ना अपनी गाड़ी नहीं देता था। वो टशन मारता था गाड़ी में, लेकिन कभी कभी दे देता था। चल मेरे को कहीं जाना होता था, ले ले चाबी। भाई साहब उसके चेहरे का नूर अलग हो जाता था। चेहरे मतलब गाड़ी की चाबी देती, भाई आराम से जाइयो और आराम से आइयो, मर जाइयो। तो यहाँ पर बेली का फायदा। और नंबर 3 कह रहा है म्यूचुअल बेनिफिट और बेलर और बेली। जैसे मैंने किसी को वॉच दी रिपेयर करने के लिए, तो मेरी वॉच ठीक हो गई, उसको पैसे मिल गए। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट है। और ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड क्या होता है? ग्रेचुअस। और ग्रेचुअस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड नॉन ग्रेचुअस मींस विद। तो आज यहीं तक करते हैं, अगली क्लास में ड्यूटीज करेंगे। थैंक यू।